इन दिनों एक नाम सुर्खियों में है जिसने आम आदमी पार्टी की राजनीति को बड़ा टर्न दे दिया। लेकिन ना तो वो नेता है, ना कोई पार्टी पदाधिकारी और ना ही कोई अफसर। वो है एक कारोबारी। आखिर ईडी के लिए वो तुरुप का पत्ता कैसे बना, ये इनसाइड स्टोरी देखिए। क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए सब करार है। वो शख्स जिसकी वजह से ईडी की रिमांड पर है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। वो शख्स जिसे शराब घोटाले में ईडी ने बनाया सरकारी गवाह। वो शख्स जिसकी वजह से केजरीवाल की घेराबंदी हो रही है। आखिर कौन है वो शख्स जिसने चुनावी मौसम में राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है? वो शख्स का नाम है दिनेश अरोड़ा, दिल्ली का बड़ा कारोबारी। वो दिनेश अरोड़ा जिसके बयान की बिना पर ईडी ने कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया और केजरीवाल के सामने नई मुश्किलें खड़ी कर दी। आम आदमी पार्टी का किरदार अब तार तार होता हुआ जनता के सामने नजर आ रहा है। पहले उनकी सरकार के एक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल गए और अब संसदीय दल के नेता श्री संजय सिंह भ्रष्टाचार के आरोप में रिमांड पर है। पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुनी कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। तो पूरे देश के अंदर एक डर का माहौल है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इस कथित शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा का ईडी को दिया बयान बड़ा निर्णायक बन गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दिनेश अरोड़ा इस कथित शराब घोटाले की अहम कड़ी कैसे है? क्या दिनेश अरोड़ा आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए आगे भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है? ये जानने से पहले आपको बताते हैं कि दिनेश अरोड़ा आखिर है कौन। दिनेश अरोड़ा होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। उसके दिल्ली के कई इलाकों में कैफे और रेस्तरां हैं। 2009 से ही वो दिल्ली के बड़े कारोबारियों में शुमार है। रेस्तरां के अलावा भी उसके दूसरे कई बिजनेस हैं। अब ये समझिए कि दिनेश अरोड़ा दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उसकी सत्ता के गलियारों तक पहुंचा कैसे। इसका जिक्र ईडी की रिमांड कॉपी में हुआ है। इसके मुताबिक 2017 से ही संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा का संपर्क था, ये ईडी की रिमांड कॉपी बताती है। इसके अलावा संजय सिंह के स्टाफ के साथ अरोड़ा की बातचीत भी होती थी, ये भी बात रिमांड कॉपी में लिखी गई है। सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, अजीत त्यागी से भी संपर्क लगातार बना हुआ था, इस बात का भी जिक्र इसमें है। दिनेश अरोड़ा ने कुल 3 करोड़ रुपए जुटाए, ये ईडी की रिमांड कॉपी कहती है। इसके आगे बढ़े तो करोड़ में 2 करोड़ रुपए, जो 3 करोड़ हैं उनमें से 2 करोड़ रुपए संजय सिंह तक पहुंचाए गए, ये ईडी अपनी रिमांड कॉपी में बता रही है। 1 करोड़ रुपए संजय के करीबी सर्वेश मिश्रा को दिए गए, इस बात का भी जिक्र ईडी की रिमांड कॉपी में है। और 1 करोड़ रुपए संजय सिंह के आवास पर भी दिए गए, इस बात का भी जिक्र ईडी ने अपनी रिमांड कॉपी में किया है। ईडी ने जो बताया कि संजय सिंह दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा से मिलता रहता था और उसके बाद में संजय सिंह ये सारे शराब माफियाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर जाते थे। 3 करोड़ रुपया इन लोगों ने संजय सिंह को दिया। ये समझने की जरूरत है, जो संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई ये आखिरकार क्यों हुई? जो भी मोदी जी के विरोध में बोलता है उन पर लगातार, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, उनको मोदी जी ने उनके पीछे छोड़ दिया है। रिमांड कॉपी में दिनेश अरोड़ा के संजय सिंह के जिस स्टाफ से संपर्क में होने का जिक्र है, उन्हें ईडी के समन पर पेश होना पड़ा। इनमें एक है सर्वेश मिश्रा और दूसरा विवेक त्यागी। संजय सिंह का असिस्टेंट विवेक त्यागी आखिर कैसे और किन परिस्थितियों में दिल्ली के शराब माफिया दिनेश अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर बना, और विवेक त्यागी के दिनेश अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर बनते ही कैसे दिनेश अरोड़ा की कंपनी को दिल्ली के सारे ठेके दे दिए गए। ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर ही रेस्टोरेंट मालिकों से दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी फंड जुटाने को कहा है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने 82 लाख रुपए जुटाए और उसका चेक बनाकर मनीष सिसोदिया को सौंपा। दिलचस्प बात यह है कि शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा 3 अक्टूबर 2023 को ही कथित शराब घोटाले के केस में सरकारी गवाह बना और अगले ही दिन ईडी ने संजय सिंह के यहां छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है क्यों?
संजय जी क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए सब करा रहे हैं। अब ईडी संजय सिंह से अपनी रिमांड में ही सारे सवालों के जवाब लेना चाहती है। सूत्रों से पता चला है कि ईडी को संजय सिंह से कम 15 अहम सवालों के जवाब जानने हैं ताकि इस पूरे घोटाले की कड़ियों को जोड़ा जा सके। मुमकिन है कि दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह का पुख्ता कनेक्शन खंगाल रही है। वहीं हैदराबाद में ओवैसी ब्रदर्स नफरत वाली सियासत से वोट का कनेक्शन जोड़ने में जुट गए हैं। वोट के लिए ओवैसी ब्रदर्स कैसे नफरत वाली सियासत को हवा देने में लग गए हैं, इसे भी आप सुनिए, समझिए, देखिए इनसाइड स्टोरी। आप सब बोलेंगे और हम कुछ नहीं बोलना। अरे हम भी अलग में जबान रखते हैं, याद रखो। चुनाव सामने है, इसलिए माहौल में तल्खी झलकने लगी है। अकबरुद्दीन ओवैसी को शेर बनना नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी को अपनी कौम को शेर बनाना है। वोट की दरकार है, इसलिए जुबानी शोले भड़कने लगे हैं कि हमको डराया जाए, मुसलमानों को डराया जाए, डरा कर वोट हासिल किया जाए। डर का माहौल बनाने वाली सियासत शुरू हो गई है। तुम बोलोगे तो गोलवालकर की जबान में बोलोगे, तुम बोलोगे तो दीनदयाल उपाध्याय की जबान में बोलोगे। जज्बात भड़काए जा रहे हैं। चेहरे पे दाढ़ी है तो मारा जा रहा है, सर पे टोपी है तो गोली मारी जा रही है और मजबूर किया जा रहा है कि नारे लगाएं या जय बोलें। लोचा जा रहा है, अजान को रोका जा रहा है, हिजाब पे पाबंदी आयद की जा रही है, बीफ के नाम पे मारा जा रहा है। 5 राज्यों में चुनाव है, तेलंगाना भी इन राज्यों में शुमार है। इसलिए हैदराबाद के ओवैसी ब्रदर्स की जुबान आग उगलने लगी है। नजर मुस्लिम वोट पर है और ख्वाहिश मुस्लिम राजनीति का सिरमौर बनने की है। इसलिए ओवैसी ब्रदर्स की जुबान आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सुलगते अल्फाजों की आंच पर इमोशंस की आग सुलगाई जा रही है। याद रखो, अगर हिंदुस्तान में लिंचिंग हो रही है, अदाब बंद करने की बात की जा रही है, अगर हिंदुस्तान में हिजाब पर पाबंदी है, तो मैं कहूंगा हैदराबाद में हमारा इत्तेहाद, तेलंगाना में हमारा इत्तेहाद इतना ताकतवर है कि किसी की मां नहीं जनी जो हमारी अदाब को बंद करे। लिंचिंग, हिजाब, अजान यानी वो सारे मसाले जो नफरत की आग सुलगाने का काम करते हैं, छोटे ओवैसी के भाषण में है। ये जहरीला भाषण देने के बाद भी अकबरुद्दीन कहते हैं कि वो नफरत नहीं फैलाना चाहते। मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में नफरत की बुनियाद पर जो सियासत कर रहे हैं और जो मुल्क को नफरत के जरिए तकसीम कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ा रहे हैं, जो बाजारों में मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे हैं। जुबान जहर उगल रही है, पर दावा है कि हम नफरत के खिलाफ सियासी जंग लड़ रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक हैं, वो पहले भी हेट स्पीच को लेकर विवादों में रहे हैं। अकबरुद्दीन जैसे नेताओं की हेट स्पीच को लेकर लोकतांत्रिक सुधारों में जुटी एजेंसी एडीआर ने अहम खुलासा किया है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 33 सांसदों पर हेट स्पीच के मामले दर्ज हैं, जबकि 74 विधायकों पर हेट स्पीच के मामले हैं। यानी कुल मिलाकर 107 माननीय हेट स्पीच के मामलों में आरोपी हैं। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 5 सालों में हेट स्पीच के आरोपी 480 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। यानी वोट के लिए नफरत फैलाने वाले इस खेल में अकेले अकबरुद्दीन ही शामिल नहीं। भावनाओं को भड़काकर वोट लेने वाले इस खेल का जिक्र बड़े ओवैसी यानी असदुद्दीन ओवैसी के जिक्र के बगैर अधूरा है। पहले सुनिए हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। कांग्रेस पर यकीन मत करिए, मैं देख चुका हूं कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में क्या किया। राजस्थान में आप देख लो कि जुनैद और नसीर को किडनैप करके लेकर चले जाते हैं, जिंदा जला दिया जाता है। जुनैद नसीर को जिंदा जला दिया जाता है और उसके बाद उनके घर वालों को सिर्फ मिलते हैं 15 लाख, अभी तक 5 लाख किए। जलसा हैदराबाद में था, लेकिन भाईजान को याद राजस्थान की आ गई, क्योंकि मुसलमानों की भावनाओं से जो खेलना था, मुसलमानों को भड़काना जो था।
ओवैसी ने जब जज्बात को सुलगाने की राह पकड़ी तो दाढ़ी, टोपी, बाबरी होते होते नेहरू और पटेल तक पहुंच गए। जब आइन बनाया जा रहा था मुसलमानों की अगर आज असेंबली और पार्लियामेंट में कम नुमाइंदगी है तो इसका जिम्मेदार ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस है, मैं बता रहा हूं आपको। आप जब पढ़ेंगे उस कमेटी की रिपोर्ट में पढ़ेंगे कि कैसे डराकर मुसलमानों के तहफुजात को छीन लिया गया पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को। चुनाव के ऐलान से पहले ही ओवैसी ब्रदर्स ने बंटवारे और डर वाली सियासत का शटर खोल दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में मुस्लिम वोट पर ओवैसी ब्रदर्स की नजर है। अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आएगी, भड़काऊ भाईजान की जुबान और जहरीली होती जाएगी। राजनीतिक शोर शराबे के बीच कुछ ऐसी आवाजें, कुछ ऐसे मसले भी हैं जिनकी तरफ नजर जानी चाहिए। पूर्वोत्तर का राज्य सिक्किम अब तक की सबसे भयानक आपदा का सामना कर रहा है। एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर गई तो तबाही की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आपदा गुजर गई लेकिन पीछे छोड़ गई तबाही के ये भयानक निशान जिसने सिक्किम को हिला दिया है। ग्राउंड जीरो पर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम को हर तरफ तबाही ही तबाही दिखाई दी और दिखे मलबे और रेत के नीचे दबे घर, मलबे के नीचे दबी गाड़ियां, मलबे में अपना सामान तलाशते पीड़ित लोग। सिक्किम ने इतनी भयानक तबाही पहले कभी नहीं देखी थी। तीस्ता नदी के पुल पर हम खड़े हैं और तीस्ता नदी ने जो कहर बरपा यहाँ किया है वो हम दिखा रहे हैं। यहाँ आसपास घनी आबादी है जिसके एक बड़े हिस्से को तीस्ता नदी ने पूरी तरीके से जो उनके घर थे उनको जमींदोज कर दिया है। सिक्किम में बादल फटने के बाद आए जल प्रलय में जिन इलाकों को भारी नुकसान हुआ है उनमें पाक्योंग जिले का रंगपो भी शामिल है। यहाँ ऐसी आपदा आई कि लोगों के आशियाने रेत के नीचे दफन हो गए। अब कई मकानों की सिर्फ छतें ही नजर आ रही हैं। ये उस तबाही के बाद की तस्वीरें हैं तो सोचिए वो आपदा कितनी भीषण रही होगी। यहाँ करीब 170 मकान ऐसे हैं जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं और जिसमें रहने वाले करीब 700 से ज्यादा लोग इस समय इस इलाके के जो 2 रेस्क्यू सेंटर हैं उनमें पनाह लिए हुए हैं। आलम यह है कि पाक्योंग जिले के रंगपो में करीब 170 घर रेत के नीचे दफन हैं। मुसीबत के मारे लोग रेत के नीचे दबे अपने घरों से जरूरी सामान निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इस महिला को तो अपने घर की रेत और मिट्टी से कुछ कांच के गिलास, कुछ कप और कुछ चम्मच ही मिल पाए। मेरा बाप, मेरा भाई, एक बुआरी, दोनों सब चला गया, खत्म। ये तो आगे हुआ खत्म। सो रहे थे सर, अचानक से पुलिस का सायरन आया, उसके बाद सब भागने लगे। भागते भागते में 3 तो नहीं बच पाए सर, चला गया। पानी का फोर्स में हम तो ऐसे एक पेड़ के अंदर वहाँ पर पकड़ के बैठा, मेरा बीवी बच्चा गाड़ी फोल्डिंग होते ही चला गया। कुछ लोग खुशनसीब रहे जो इस भयानक आपदा में जिंदा बच गए, जैसे ये लड़का जिसे उसकी बहन की फोन कॉल ने नींद से जगाया और वो किसी तरह अपनी जान बचा पाया। उस दिन रात में हम लोगों को फोन आया कि उधर में डिक्चू डैम टूट गया है और जब फोन आया तो मेरा मन में यही था कि हम लोग तो थोड़ा रोड से दूर है, हम लोगों को तो कुछ नहीं होता। मुझे याद आया कि मेरा फूफू है इधर में, तो मेरे फूफू को फोन किया और फूफू को बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है, डिक्चू डैम टूट गया है, आप लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके भाग जाओ। तो वो लोग जैसे मैंने फोन किया और मेरा फूफू तो माझीटार में रहते थे, फिर फूफू का लड़का रहता था रामपुर में, फिर फूफू ने उसको लड़का को फोन करके उधर से भगाया। तो उन लोग ने कुछ भी नहीं निकल पाए, एक कपड़े भी नहीं निकल पाए, जैसे निकले वो लोग ऐसे। पता नहीं क्या होगा, घर चला गया, जमीन चला गया, कौन देगा, नहीं देगा, पता नहीं है अब क्या होगा, मुझे कुछ पता ही नहीं है। अभी सबसे बड़ी चुनौती इस आपदा के बाद से लापता लोगों को तलाशने की है। रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि करीब 100 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें 22 सेना के जवान भी हैं। बेघर हुए लोगों की तादाद हजारों में है।
हमारा अभी टोटल 26 रिलीफ कैंप चल रहा है अभी पूरा सारे सिक्किम में, उसमें और करीब करीब है अभी 4000 से ज्यादा हमारा लोग रिलीफ कैंप में। उसमें 22 आर्मी पर्सनल था, उसमें 7 डेड बॉडी मिला उनका, इज 15 आर्मी पर्सनल एंड द रिमेनिंग पब्लिक है। इसमें 103 अभी मिसिंग है और 19 डेड बॉडी मिल चुका है अभी। तीस्ता नदी में बुधवार तड़के अचानक आई बाढ़ से जो तबाही आई, ऐसी सिक्किम ने पहले कभी नहीं देखी थी। इससे उबरने में बड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती फंसे हुए लोगों को निकालने और लापता लोगों को तलाशने की है। एबीपी न्यूज के लिए सिक्किम से संवाददाता रविकांत की रिपोर्ट। द इनसाइड स्टोरी में अब बात करेंगे हैदराबादी बिरयानी की। हैदराबाद की बिरयानी पाकिस्तान में हॉट टॉपिक बन गई। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पाकिस्तानी हैदराबादी बिरयानी की चर्चा कर रहे हैं। क्यों पाकिस्तान में वायरल है हैदराबादी बिरयानी, देखिए जरा। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मंच सजा हुआ है, लेकिन चर्चा हैदराबादी बिरयानी की है। बाबर, बिरयानी कैसा था? 100 बारी बता चुके हैं, काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि हैदराबाद का यही सुना था कि बिरयानी अच्छी है, तो खा के बिरयानी अच्छा लगा हमारा। वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन चर्चा हैदराबादी बिरयानी की है। मुझे अच्छा लगा कि इस वीडियो में हैदराबादी बिरयानी का जिक्र नहीं है। पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस का जिक्र है, लेकिन चर्चा हैदराबादी बिरयानी की ही है। इनको हैदराबादी और मुंबई बिरयानी पे ध्यान कम देना चाहिए थोड़ा। जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत आई है, पाकिस्तानी मीडिया में क्रिकेट की कम और भारत के ग्रैंड वेलकम टीम के ठाठ बाट की चर्चा है, और चर्चा है हैदराबादी बिरयानी की। भाई नाराज नहीं होना मेरे इंडियन दोस्तों। दरअसल पाकिस्तान की टीम अपने दोनों प्रैक्टिस मैच हार चुकी है, यानी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का आगाज उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। पाकिस्तानी आवाम इस हार में भी हैदराबादी बिरयानी का किरदार तलाश रही है। यहाँ की और है बिरयानी, वहाँ की और है। वहाँ पे जैसा इनका इस्तकबाल हुआ है, उससे फिर थोड़ा सा फॉर्म में आए हैं कि चलो अब घूमते फिरते हैं। शुरुआती मुकाबलों में पाकिस्तानी टीम की हार के बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया में हैदराबादी बिरयानी की चर्चा शुरू हो गई कि क्या हैदराबादी बिरयानी खाने की वजह से ही पाकिस्तानी टीम सुस्त हो गई है। इस पर पाकिस्तानी आवाम से अपने खिलाड़ियों के लिए तरह तरह की एडवाइस आने लगी। इनको हैदराबादी और मुंबई बिरयानी पे ध्यान कम देना चाहिए थोड़ा। तो यहाँ की भी अच्छी है, कराची बिरयानी बहुत फेमस है पूरी दुनिया में, लेकिन ऐसी क्या हैदराबाद बिरयानी में है कि वो उधर जाके खाना शुरू हो गया। पाकिस्तान में चर्चा सिर्फ हैदराबादी बिरयानी के स्वाद की ही नहीं है। भारत में पाकिस्तान की टीम का जिस अंदाज में स्वागत हुआ, उसकी भी जबरदस्त चर्चा है।